नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट यानी कि विकास को आज हम लोग पूरे डिटेल में एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने अपने बुक्स को सामने खोल लें और समझते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। विकास या फिर प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। वी हैव aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। Similarly, we have ideas about what a country should be like। इसी तरीके से हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। What are the essential things that we require। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। क्या और अधिक समानता हो सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दिज गोल्स। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। ये काम जटिल है और इस चैप्टर में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे डेवलपमेंट की। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेज। और आप और भी ऊंचे कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दिज क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के कोर्सेज में भी मिलेंगे। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। ऐसा इसलिए कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दिज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आ जाइए। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1। जो टेबल 1.1 दिया गया है नीचे, इसमें बोल रहा है कि हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि जो टेबल 1.1 में सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। उनकी आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड। आप देखेंगे कि कुछ कॉलम्स अधूरे भरे हुए हैं। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। तो आप लोग उस टेबल को पूरा करने की कोशिश कीजिए। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। और आप कोई और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं टेबल 1.1 डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। देखते हैं कैटेगरी ऑफ पर्सन में लैंडलेस रूरल लेबरर यानी कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, वैसे गांव के मजदूर जिनके पास कोई ज़मीन ना होता हो, तो उनकी डेवलपमेंट गोल या फिर एस्पिरेशन क्या हो सकती है। तो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज। काम करने के अधिक दिन उन्हें मिले और अच्छी मजदूरी। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। और उनकी आकांक्षाएं क्या हो सकती है कि जो स्थानीय स्कूल होते हैं उनके बच्चों को वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके।
देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और उनकी क्या आकांक्षाएं हो सकती है, तो कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वे भी नेता बन सके। ये सारे लैंडलेस रूरल लेबरर की डेवलपमेंट गोल्स या फिर एस्पिरेशन हो सकती है। अब देखते हैं प्रोस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब के समृद्ध किसानों की क्या गोल होता है, तो उनका अचीव्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेज फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। उनकी आकांक्षाएं होती है कि उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, मतलब कि चीप लेबर मिल जाए और वो लेबर हार्ड वर्किंग हो ताकि उनकी आय ज़्यादा हो। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड। और उनकी गोल्स क्या होती है कि वो अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि उनकी डेवलपमेंट गोल्स या फिर एस्पिरेशन क्या हो सकती है, ज़रूर से कमेंट करें। उसी तरीके से नीचे भी है 2, उसका भी आपको कमेंट करना है। देख लेते हैं क्या है। तो ये है ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, मतलब कि गांव की वैसी महिला जिसके परिवार में ज़मीन हो, तो उसकी डेवलपमेंट गोल्स या फिर एस्पिरेशंस क्या हो सकती है, कमेंट करें आप लोग। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहरी बेरोजगार युवक, इसका भी आप लोग कमेंट करें। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, उसका डेवलपमेंट गोल और एस्पिरेशन क्या हो सकता है, खुद से कमेंट करें। नेक्स्ट है ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, तो इसका दिया हुआ है शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। उस लड़की की डेवलपमेंट गोल या फिर एस्पिरेशन ये हो सकती है कि उसको अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती हो और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एब्रोड, और वह अपनी पढ़ाई विदेशों में कर सकती है। एंड लास्ट एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, उसका डेवलपमेंट गोल या फिर एस्पिरेशन क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करें। बहुत सिंपल है, तो आप लोग सोच के कमेंट करें। बढ़ते हैं आगे हम लोग। टेबल 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं हम लोग। डू ऑल ऑफ दिज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या इन सभी लोगों की विकास या फिर प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। They seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspirations or desires. वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वे चीज़ें उनकी आकांक्षाएं या फिर इच्छाओं को पूरा कर सके। In fact, at times two persons or groups of person may seek things which are conflicting. वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या फिर 2 गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड डेट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क्स। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, इसकी आशा रखती है। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन जो उसका भाई है हो सकता है कि वो यह पसंद ना करे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। उसी प्रकार से ज़्यादा बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हों।
बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। दे माइट रिजेंट दिस एंड में प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक टू इरिगेट देयर लैंड। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या फिर तालाब पसंद करें। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड सेकेंड, what may be development for one may not be development for the other। तो यहाँ से दो बातें साफ होती है कि पहला, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यहाँ तक कि वह दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब आ जाइए नीचे इनकम एंड अदर गोल्स के ऊपर, आय और अन्य लक्ष्य। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेज एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। अगर आप टेबल 1.1 को देखें तो एक बात सामान्य पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज या फिर उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। इन अदर वर्ड्स, दे वांट मोर इनकम। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे ज़्यादा आय चाहते हैं। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ज़्यादा आय चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इनफैक्ट इन सम केसेज दिज में बी मोर इम्पोर्टेंट दैन more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। मनी और मटेरियल थिंग्स that one can buy with it is one factor on which our life depends। मनी या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक होती है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुएं, मतलब कि नॉन मटेरियल थिंग्स, उस पर भी निर्भर करता है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट टू आवर लाइफ्स। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what can't be measured is not important। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त
मतलब कि इनकम के अतिरिक्त बहुत से कारणों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर होंगे। इन अनदर केस ए जॉब में गिव यू लेस पे बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हांसेज योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और ठीक उल्टा दूसरी नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। मतलब कि अगर आपको लेस इनकम वाला जॉब मिले लेकिन वो सिक्योर्ड जॉब हो तो वो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपका बढ़ा देता है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। एक और नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन काम की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। मतलब इन सब चीज़ों से यही कंक्लूड कर सकते हैं कि केवल इनकम ही फैक्टर नहीं रखता बल्कि और सारे चीज़ भी महत्व रखते हैं विकास के लिए। आगे देखते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। इट इज़ ट्रू डैट इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside। और यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं अलग अलग प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। Hence, the development goal that people have are not only about better income but also about other important things in life। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते हैं बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग होंगी। डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। आप लोग आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। संभव है कि क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स ने ऊपर प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं अलग या फिर परस्पर विरोधी हो सकती है। However, कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड। और यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी?
वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप। क्या ये सारे विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही मिलेगा लाभ। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिज क्वेश्चंस। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना ही है। अब आइए देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अलग अलग देशों या फिर राज्यों की तुलना कैसे की जाए। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में सोचते हैं थोड़ा। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज। जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। क्लास में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम कैसे अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर होता है। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और ये भी हो सकता है कि सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी मित्रता व्यवहार न रखता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो हम इन स्टूडेंट्स की तुलना कैसे करते हैं। द क्राइटेरिया वी में यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम, ए डिबेट टीम, ए म्यूजिक टीम और ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। हम लोग खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या फिर पिकनिक के लिए टीम सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड रखते हैं। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति मतलब कि ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए इस पर मतभेद हो सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। यही बात विकास पर भी लागू होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। कंट्रीज विथ हायर इनकम्स आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग डैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स डैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। यह इस समझ पर आधारित है कि
अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। मतलब कि अगर ज़्यादा आय होगा तो हम लोग जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग उस आय से पूरा कर लेंगे। वाट एवर पीपुल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ इम्पॉर्टेंट गोल। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। अब एक देश की आय क्या है ये जानते हैं। Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। This gives us the total income of the country. और ये हमें देश की कुल आय कितनी है वो बताती है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है तो कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। Are people in one country better off than other in different country? क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. इसीलिए हम औसत आय एवरेज इनकम की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। एवरेज इनकम कैसे निकलता है तो देश की कुल आय कितना है और कुल जनसंख्या कितना है उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनकम निकल जाएगा। और एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। विश्व बैंक जो है उसकी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है एवरेज इनकम का। कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या फिर उससे अधिक है उसे डेवलप्ड कंट्री यानी कि समृद्ध देश की श्रेणी में रखा गया है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या फिर उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है, लो इनकम कंट्री बोला गया है। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just $1,820 per annum. भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 प्रति वर्ष थी। The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। समृद्ध देशों जिनमें मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के देश और कुछ और भी छोटे छोटे देश शामिल नहीं हैं उनको आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। नीचे आ जाइए इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पर, आय और अन्य मापदंड। व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो ये पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा
दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी, ये सब जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त और भी अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। व्हाट कुड दिज एट्रीब्यूट्स बी? ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। इसको एक उदाहरण के द्वारा इसकी निरीक्षण करते हैं। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। टेबल 1.3 जो है उसमें हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। देखते हैं टेबल 1.3। ये देखिए टेबल 1.3, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 2015-16 में 1,80,174 रुपीज़ था, केरला का 1,63,000 और बिहार का मात्र 34,400 रुपये था। तो यहाँ पर सबसे नीचे बिहार का प्रति व्यक्ति आय है, फिर केरल का और उसके बाद हरियाणा का। एक्चुअली दिज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेज फॉर 2016 एंड 17। वास्तव में ये जो आंकड़े हैं ये वर्ष 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। इन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। और बिहार सबसे पीछे है पर कैपिटा इनकम में। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा अर्न रुपीज़ 1,80,000 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earn only around रुपीज़ 34,400 रुपीज़। इसका ये मतलब है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक साल में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसत ये आय केवल 34,409 रुपये का है, जो कि सबसे कम है। So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. अब नीचे टेबल 1.4 में कुछ और आंकड़े दिए गए हैं इन्हीं तीनों राज्यों के बारे में, उसको भी देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इन तीन चीज़ का यहाँ पर डेटा दिया गया है टेबल 1.4 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हिंदी में शिशु मृत्यु दर, लिटरेसी रेट को साक्षरता दर और नेट अटेंडेंस रेशियो को निवल उपस्थिति अनुपात। डेटा को पढ़ने से पहले तीनों टर्म्स को जान लेते हैं कि होता क्या है। शुरुआत करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, IMR। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। शिशु मृत्यु दर मतलब कि किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जो जीवित बच्चे होते हैं उनमें से जो 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। सेकेंड है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। मतलब कि 7 साल के ऊपर जितने भी एज ग्रुप हैं वो लिटरेट हैं कि नहीं, उसी को नापने के लिए लिटरेसी रेट हम लोग प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो, निवल उपस्थिति अनुपात, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। निवल उपस्थिति अनुपात ये होता है कि 14 या फिर 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। अब इसमें इन 3 राज्यों का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ में 30 था, जबकि केरल का 10, बिहार का 35 सबसे ज़्यादा, जबकि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 पे था। वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे ये हाई पर है, जबकि केरल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केवल 10 है 1000 बच्चों पर। तो ये सही है। उसी तरीके से लिटरेसी रेट देखते हैं। हरियाणा का 82% है, केरल का 94%, जबकि बिहार का केवल 62% है। तो यहाँ पर भी बिहार सबसे नीचे है, केरल टॉप पर है और हरियाणा उसके नीचे है। पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 पे था, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट में केरल से नीचे है। नेट अटेंडेंस रेशियो देख लेते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है कि केरल टॉप पर है, हरियाणा उससे नीचे है और बिहार सबसे नीचे है। व्हाट डज दिस टेबल शो? ये टेबल क्या दर्शाती है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज डैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन बॉर्न 10 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वाज 30, विच इज़ 2 times मोर देन डैट ऑफ केरला। ये टेबल यही दर्शा रहा है कि जो पहला कॉलम है उसमें केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन जो हरियाणा है वहां पर यह अनुपात 30 था, जो कि केरल की तुलना में 2 गुना ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन डैट ऑफ केरला एज शोन इन टेबल 1.3। जैसा कि हम लोग टेबल 1.3 में देखे हैं कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न। बोल रहा है कि ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, और यह भी सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हु चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में ज़रा सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिज पेरेंट्स। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा पर्टेन्स। और ये भी नोट करने के लिए बोल रहा है कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। तो ये 2017 के हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, इट इज़ 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस when our metro cities are full of high rise buildings and shopping malls। ये 2017 की है, तो हम लोग पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल भरे पड़े हैं। उस समय की ये डेटा है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और समस्या केवल शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन एज 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। टेबल के लास्ट कॉलम में ये दिखाया कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8 के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। दिस मीन्स डैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। इसका मतलब ये है कि बिहार के किसी स्कूल में अगर आप पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते, क्लास से मिसिंग होते। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर। इफ़ दिस हैड हैपेंड टू यू
यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। अगर ये आप सबके साथ होता तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो कि अभी पढ़ रहे हैं। अब आ जाइए पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर, सार्वजनिक सुविधाएं। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दिज क्रूशियल एरियाज। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें हरियाणा केरल से पीछे है। ऐसा क्यों, ये पूछ रहा है। देखते हैं। द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कांट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डेट यू मे नीड टू लिव वेल। ऐसा इसीलिए है कि आपके जेब में रखा हुआ रुपया सारे वस्तुओं या फिर सेवाओं को खरीद नहीं सकता है जो कि आपके एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज डेट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। इसलिए जो आय होता है वो पर्याप्त इंडिकेटर नहीं होता है। किस चीज़ का? तो मटेरियल गुड्स और सर्विसेज का, जो कि एक आम नागरिक उसको यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कांट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और एंश्योर डैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन्स अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। उदाहरण के तौर पर समानता आपका जो मनी है वो आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है या फिर बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। मनी में also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps। जो पैसा है वो आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। जैसा कि अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसमें अगर आपके पास कितना भी पैसा हो तो आप बच नहीं सकते हैं जब तक पूरा कम्युनिटी इन इन्फेक्शियस डिजीज से ना बचे। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ the best way also the cheapest way is to provide these goods and services collectively। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जस्ट थिंक, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man। जैसा कि उदाहरण से एक समझिए कि किसी भी लोकल इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है या फिर हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना सामूहिक वाला ज़्यादा चीपर होगा। व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टिंग इन स्टडिंग। आप क्या करते अगर आपके गांव या फिर इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता। वुड यू बी एबल टू स्टडी, क्या आप पढ़ पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। नहीं, शायद तब तक नहीं जब तक आपके माता पिता आपको कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव डैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो डैट ऑल चिल्ड्रेन हैव ए चांस टू स्टडी। तो यहाँ पर आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य जो बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और दूसरे प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government या फिर society has not provided adequate facilities। अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे स्पेशली जो लड़कियाँ हैं वो उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाती हैं क्योंकि जो सरकार या फिर समाज है वो उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाया है। केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है
क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। उसी तरीके से कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो ठीक प्रकार से काम करती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। ऐसे राज्यों में लोगों के जो स्वास्थ्य है और पोषण का स्तर है वो निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होता है। अब थोड़ा नीचे आ जाइए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर, मानव विकास रिपोर्ट। वंस इट इज रियलाइज्ड दैट even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम लोग दूसरे मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful। ऐसे मापदंडों की सूची बहुत लंबी हो सकती है लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। What we need is a small number of the most important things। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग अच्छे से डेटा को हैंडल नहीं कर पाएंगे। What we need is a small number of the most important thing। Health and education indicators such as the ones we used in comparison of Kerala and Haryana are among them। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए ऐसे ही सूचकों में है। स्वास्थ्य में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किए थे हम लोग और एजुकेशन में नेट अटेंडेंस रेशियो। बहुत सारे डेटा को हम लोग नहीं लिए थे वहाँ पर भी। ओवर द पास्ट डिकेड और सो health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किए जाने लगा है। एग्जाम्पल में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी जो कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income। जो यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है वो अलग अलग देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2019। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं नीचे भारत और उसके पड़ोसी देशों का डेटा दिया हुआ है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, जो कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम 2011 का $11,326 था, जबकि भारत का मात्र $6353 है। म्यांमार का 5567, बाकी अन्य है ये। उसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2017 का डेटा है ये होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं फिर डेटा को देखते हैं। सबसे पहले एचडीआई का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ये बोल रहा है कि ये पूरे 189 देशों में से यहाँ पर डेटा लिया गया है। सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना। और थर्ड है पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। जो प्रति व्यक्ति आय है इसकी गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। इट इज़ ऑल्सो डन इन वेज सो दैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। और इस तरीके से की जाती है ये कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाएं खरीद सके। अब टेबल को देखते हैं ऊपर डेटा को। जीएनआई देख लिए थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये 2017 का डेटा है।
यहाँ पर लगभग 75.5 साल की है। यहाँ पर 69 साल। जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है और बांग्लादेश है वो भी हमसे आगे है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 25 एज के देख लेते हैं। यहाँ पर भी इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा लो है और HDI रैंक में हमारा स्थान कुल 130 है 189 में से, जो कि हमको नीचे पायदान पर रखता है अपने पड़ोसी देशों में से। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका वो हर विषय में हमसे आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचे रैंक है। टेबल 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy। टेबल 1.6 में दिया हुआ है कि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, लेकिन वे भारत से आयु संभाव्यता में पीछे नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो हमसे पीछे नहीं है, आगे ही हैं। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? तो आप लोग अब देख लिए इतना, तो क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में बताएं। अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो अगर ये विकसित है तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या फिर कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, नीचे ना जाए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिजायरेबल, और ये डिजायरेबल भी है। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। लेकिन 20वीं सदी के बाद बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का जो वर्तमान प्रकार और स्तर है वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ऐसा ही नहीं चलते रहेगा। आगे बढ़ने से ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले भारत का ये दिखा रहा है। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाल के कुछ प्रमाण से ये पता चला है कि देश के कई इलाकों में भूमिगत जल जो होता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण बहुत ज़्यादा गंभीर संकट हो गया है। About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meter during the past 20 years। लगभग 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में जो पानी का स्तर है उसमें से 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves। देश का 1/3 भाग जो भूमिगत जल भंडारों है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using the resource continues। और यदि यही साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अतिउपयोग कर रहा होगा। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। और ये भूमिगत जल का संकट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है,
तो बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाला क्षेत्र पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर खेती के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, तो वहीं पर ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होते हुए। हार्ड रॉक प्लेटू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। और कहाँ पर, केवल पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटीय क्षेत्र और तेज़ी से विकसित होती शहर बस्तियों में भी ये पाया जा रहा है ज़्यादा ग्राउंड वाटर का ओवर यूज। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड, क्यों भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है। आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएं। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है। आप लोग इसे अच्छे से सोचें और कमेंट में जवाब दें इसका। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो भूमिगत जल है वो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। और ये क्या है, इसको हमने ज्योग्राफी वाले क्लास में पढ़ाया था, तो आप लोग उसको इसी चैनल के वीडियो से देख लें। दिज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। हाउएवर इवन दिज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज्ड, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज मोर देन वाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं अगर हम लोग, तो इस साधन का हम लोग अति उपयोग कर रहे होंगे। जितना बारिश ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा हम लोग निकाल लें तो इसका भी हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कांट बी रिप्लेनिश्ड, और इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कभी जानकारी नहीं थी। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, और ये जो नए स्रोत हैं ये भंडार में वृद्धि करते हैं। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, क्रूड ऑयल दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो कच्चा तेल होता है जो कि हम लोग ज़मीन से निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाउएवर वी मे फाइंड ए सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो, इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से बता रहा है कि कैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं, एग्जॉशन कर रहे हैं। पहले डेटा देखिए क्रूड ऑयल रिजर्व्स का, कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार का। तो ये मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड का 3 का डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। रिजर्व देखते हैं, मिडिल ईस्ट में 808,000 मिलियन बैरल है रिजर्व में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 और पूरे वर्ल्ड में 1697। और ये रिजर्व कब तक चलेगा, तो मिडिल ईस्ट का 70 साल तक, यूएसए का लगभग 10.5 साल तक, और पूरे दुनिया का जो रिजर्व है वो 50 साल तक चल सकता है। ये जून 2018 का ही डेटा है, तो कोई ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है। द टेबल गिव एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। ये टेबल हमें क्या बताता है कि कच्चे तेल के भंडारणों का अनुमान। मोर इम्पोर्टेंट, इट ऑल्सो टेल अस फॉर हाउ मैनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट if people continue to extract it as per the present rate। और ये भी ये टेबल दर्शाता है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग जिस रेट पे अभी हो रहा है वैसे ही चलता रहा तो ये भंडार कितने वर्ष तक चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ था 70, 10, 50।
द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर। पूरे दुनिया का जो रिजर्व है ये केवल अब 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, ये पूरे विश्व के लिए है। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डोंट हैव इनफ स्टॉक ऑफ देयर ओन। जो हमारा देश है भारत, वो आयात पर ज़्यादा निर्भर होता है क्योंकि हमारे पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। लगभग 85% तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इफ़ प्राइसेज ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम ए बर्डन फॉर एवरीवन। और अगर कभी भी ये तेल की कीमत बढ़ती है तो सभी के ऊपर भार पड़ता है, तुरंत रिफ्लेक्ट भी होता है, हर एक चीज़ का महंगाई बढ़ने लगता है। देयर आर कंट्री लाइक USA विच हैव लो रिजर्व एंड हेंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू ए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे अमेरिका जिनके पास भंडार तो कम है लेकिन वो अपने सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा इस रिजर्व को पाना चाहते हैं। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेजेज मेनी फंडामेंटली न्यू इशूज अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, इज क्रूड ऑयल इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा करने के लिए बोल रहा है तो हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। इसी के ऊपर हमारा पूरा देश का आर्थिक तंत्र चलता है। एंड सेकेंड, इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। बोल रहा है कि भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है, तो उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर जिस देश से हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं वो सप्लाई की क्वांटिटी कम कर दे या फिर कोई ग्लोबल टेंशन हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। यही सारे कुछ आंसर्स होंगे इसके। अब चैप्टर के कुछ लास्ट पैराग्राफ्स को समझ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। जो पर्यावरण में गिरावट के परिणाम हैं वो राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। यह एक क्षेत्र या फिर देशगत विषय नहीं रह गया है, ग्लोबल हो गया ये। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, हम सब का भविष्य जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। विकास की सस्टेनेबिलिटी तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और दूसरे सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल। विकास या फिर प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है, पेरेनियल है। एट ऑल टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। इस प्रकार से विकास की ये जो बहस है ऐसे ही जारी रहेगी। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसे दोबारा से देखें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। ज्योग्राफी के भी बहुत सारे लेसन्स को इसी तरीके से एक एक लाइन करके समझाया गया है, तो आप लोग उस चैप्टर को भी देख लें। और सारे सब्जेक्ट्स के MCQs भी हैं, तो आप लोग अपने यूनिट टेस्ट के लिए सारे MCQs को भी देखें। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।